लुमिनस के इन्वर्टर्स की अनबॉक्सिंग करे हुए काफ़ी समय हो चुका है और आज की इस वीडियो में लुमिनस के ऑप्टिमस सीरीज़ के इन्वर्टर्स की हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसको इंस्टॉल करने का प्रॉपर मेथड सीखेंगे, साथ में अलग अलग ब्रांड्स के इन्वर्टर्स का भी कंपैरिजन करेंगे। लास्टली जनरेटर्स और इन्वर्टर्स का भी कंपैरिजन करेंगे ताकि आप तय कर पाए कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर रहेगा। ये लुमिनस ऑप्टिमस का 2300 VA का मॉडल है जो 24 वोल्ट्स को सपोर्ट करता है, यानी इसमें 2 बैटरीज आपको कनेक्ट करनी पड़ती है और मैक्सिमम ये 1600 वॉट्स के करीब का लोड हैंडल कर सकता है। इस इन्वर्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि 95 वोल्ट से ही ये बैटरी की चार्जिंग शुरू कर देता है और 120 वोल्ट्स के ऊपर बैटरी की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो उन एरियाज़ में जहाँ पर वोल्टेज काफ़ी कम आती है वहाँ के लिए ये सूटेबल रहेगा। इन सभी फीचर्स के साथ ही साथ इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले भी आपको मिलता है क्योंकि ये एक स्मार्ट इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर के भारी वजन के कारण काफ़ी सेफली इसको अनबॉक्स करना पड़ा। बैटरीज को कनेक्ट करने के लिए इन्वर्टर के बैक साइड पे 2 केबल्स मिल जाती हैं आपको, जो कि कलर कोडेड है, ब्लैक नेगेटिव के लिए और रेड पॉजिटिव के लिए। इस इन्वर्टर में 2 कूलिंग फैंस आपको लगे मिल जाएंगे, एक ऊपर की तरफ लगा हुआ है जो मदरबोर्ड को ठंडा करता है और एक नीचे की तरफ जो कि ट्रांसफार्मर की ठंडक के लिए है। सेफ्टी के लिए एक 16 एम्पियर का MCB भी दिया हुआ है जो कि श्नाइडर कंपनी का है और साथ में एक बाईपास के लिए भी स्विच दिया हुआ है ताकि इन्वर्टर में अगर कोई भी इश्यूज आते हैं आपको तो आप इन्वर्टर को बाईपास कर पाए और मेंस की वोल्टेज डायरेक्टली अपने घर को दे पाए। इन्वर्टर के आगे की तरफ एक डिजिटल पैनल आपको मिलता है और साथ में सारे ही कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब क्योंकि एक हैवी इन्वर्टर है HKVA सीरीज़ का, इसमें केबल्स डायरेक्टली आपको कनेक्ट करनी पड़ती है इसके टर्मिनल्स में। खैर इन्वर्टर के अंदर की केबल्स भी ढंग से कंपनी ने कनेक्ट नहीं कर रखी, केबल्स के बाले भी थोड़े से बाहर निकले हुए हैं टर्मिनल से, तो इन पे फेरूज लगा के फिर हम इन्हें लगाएंगे। जिन भी टर्मिनल्स में स्क्रूज डायरेक्टली कसे जाते हैं केबल्स पे तो उन केसेस में हम फेरूज ज़रूर लगाते हैं ताकि केबल्स के जो स्ट्रैंड्स हैं वो टूटे ना। फेरूज और फेरूज क्रेम्पर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके खरीदने के लिए। इस इन्वर्टर में 4 कनेक्शंस करने पड़ते हैं। ये अर्थ का हो गया, ये दोनों इनपुट्स के लिए है, ये पॉजिटिव ये न्यूट्रल, और आउटपुट के लिए हमने एक पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर लिया है। न्यूट्रल दोनों इनपुट और आउटपुट अंदर से कनेक्टेड होते हैं तो इसलिए इसमें वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड हम कॉमन रखते हैं ज़्यादातर केसेस में। वायरिंग करने के बाद इसका जो कवर है इसको ऐसे यहाँ लगा लेंगे और फिर इसके 2 पेज भी कस लेंगे। पहली बार किसी भी इन्वर्टर की वायरिंग करने में थोड़ा सा आपको घबराहट हो सकती है क्योंकि बिजली का काम थोड़ा रिस्की तो होता ही है, लेकिन इस वायरिंग डायग्राम की मदद से आपके जो भी डाउट्स होंगे मुझे उम्मीद है क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जो मेंस की लाइन आ रही है 220 वोल्ट्स की, वो एक MCB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आती है। हमारे घरों में 3 कलर का हमने इस्तेमाल करा है केबल्स को अलग अलग दिखाने के लिए। जैसे अर्थिंग की जो केबल होती है उसके लिए हरा रंग इस्तेमाल करा है, न्यूट्रल के लिए काला और फेज के लिए लाल रंग इस्तेमाल करा है। अब MCB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में से 2 में आप कनेक्शन कर लेंगे। एक तो उन लोड्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, ऐसे लोड्स को जिनको इन्वर्टर हैंडल नहीं कर पाता, जैसे AC हो गए, गीज़र हो गए या OTG हो गया, जो भी बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं। वो अलग बात है, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा KVA रेटिंग का इन्वर्टर लगाया तो ये वाले लोड्स भी आप इन्वर्टर की लाइन से ही दे सकते हैं, लेकिन मेरे केस में केवल 2300 VA का इन्वर्टर है मेरा, तो इसलिए मैंने इन लोड्स को सेपरेट रखा है। अब क्योंकि ये लोड बहुत ही ज़्यादा होता है और टिपिकली रेसिस्टिव लोड्स होते हैं तो इनमें ज़्यादा स्टेबलाइज़र की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप देखेंगे इस डायग्राम में कि मेन लाइन स्टेबलाइज़र के पहले ही हमने वायर अलग निकाल दी है। मेरे केस में मैंने कोई भी मेन लाइन स्टेबलाइज़र नहीं लगाया है क्योंकि मेरे एरिया में ठीक ठाक बिजली आती है और जो थोड़ा बहुत भी मुझे ज़रूरत पड़ती है स्टेबलाइज़र की तो उसके लिए एक सेकेंडरी स्टेबलाइज़र लगा रहता है इन्वर्टर के बाद। और यहीं पर लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि वो जान नहीं पाते कि हम स्टेबलाइज़र को इन्वर्टर से पहले लगाएं या इन्वर्टर के बाद लगाएं। जो मेन लाइन स्टेबलाइज़र होता है वो हमेशा इन्वर्टर के पहले लगता है, क्योंकि अगर वोल्टेज पीछे से बहुत ज़्यादा आ रही है या बहुत कम आ रही है तो इन्वर्टर क्या करता है, वोल्टेज काट के बैटरी से उस दौरान घर के अप्लाइंसेस को वोल्टेज देता है, जो प्रॉपर तरीका नहीं है। इससे अननेसेसरीली आपकी बैटरीज ड्रेन होती है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम एक स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। अगर पीछे से 150 वोल्ट्स भी आ रही होती है तो ये 220 करके दे देता है। इसकी लिमिट होती है, अपनी रेंज होती है, कितना बक कर सकता है, कितना बूस्ट कर सकता है। बक करने का मतलब होता है वोल्टेज को कम करना, बूस्ट करने का मतलब होता है कितनी वोल्टेज बढ़ा सकता है। न्यूट्रल हम पहले ही ले लेते हैं, जो इन्वर्टर की इनपुट पे न्यूट्रल होता है वही इन्वर्टर की आउटपुट पे भी होता है। अब कुछ इन्वर्टर्स में अलग सॉकेट बना होता है तो वहाँ पर भी आप अपनी अप्लाइंसेस को न्यूट्रल दे सकते हैं, लेकिन पहले ही हम कॉमन ले लेते हैं, इससे एक वायर अननेसेसरीली हमें नहीं डालनी पड़ती।
इन्वर्टर के इनपुट की बात रही तो स्टेबलाइजर से ये हमने यहाँ पर दे दिया है, और जो भी लोड आपको इन्वर्टर से चलाना है उसकी आउटपुट पे ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। प्राइमरी इन्वर्टर मेरे केस में लुमिनस ऑप्टिमस है, जो पूरे घर के वायरिंग के लिए मैंने इस्तेमाल करा है, और सेकेंडरी इन्वर्टर केवल मेरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि घर का लोड काफ़ी ज़्यादा है तो एक इन्वर्टर पे सिंपली इतना लोड हम नहीं डाल सकते, इसीलिए आप देखेंगे हमने लोड्स को डिवाइड कर दिया है। और इस बात का ध्यान रखें, जो भी इन्वर्टर्स हैं आपके, उनके आउटपुट्स को आपको बिल्कुल भी मिलाना नहीं है, हमेशा आइसोलेटेड रखना है। यानी एक इन्वर्टर आप ये देख सकते हैं और ये दूसरा इन्वर्टर है, इनकी जो आउटपुट है हमेशा अलग अलग रहेगी। न्यूट्रल इन सभी का कॉमन होता है। रही बात इनकी इनपुट्स की, तो जितने मर्जी आप इन्वर्टर लगा रहे हैं, इनके जो फेज है इनपुट का, इनको आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से मैंने वायरिंग करी है। ये दोनों ही जो इन्वर्टर्स हैं इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव कॉमन है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉट बनी हुई है, इसका मतलब है कि कॉमन कनेक्शन ले रखा है। इंटरसेक्शन आपको हम ये दिखा रहे हैं। और इस बात का और ख्याल रखें कि कोई भी केबल अगर एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अभी ये कनेक्टेड नहीं है, जहाँ पर डॉट बनी हुई है यहीं पर केबल्स कनेक्टेड है। इसी तरीके से वायरिंग डायग्राम में दिखाया जाता है। अब क्योंकि मेरा जो स्टेबलाइज़र है बहुत ही कम पावर का है, सिर्फ 4 एम्पियर्स का लोड वो लेता है, इसी कारण से मैंने स्टेबलाइज़र को इन्वर्टर के बाद में कनेक्ट करा है, और इसके बाद फिर कंप्यूटर सिस्टम इससे कनेक्ट कर रखा है। इस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कम पावर का कोई स्टेबलाइज़र है उसको आगे ही कनेक्ट करना अच्छा रहता है। और ये जहाँ भी ग्रीन कलर की आप ये केबल्स देख रहे हैं, ये ग्राउंडिंग का सिंबल है, और हर जगह ग्राउंड कॉमन ही रहता है। अब ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको वायरिंग डायग्राम दिखाया है, क्योंकि इसमें जनरेटर का जो स्विच ओवर होता है, या वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, या पावर मीटर हो गए, सर्ज प्रोटेक्टर हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अगर सारी चीज़ों को मैं एक ही डायग्राम में दिखाता। लेकिन एटलीस्ट बेसिक्स आपको पता चल ही चुके हैं। अब अगर बात करी जाए बैटरीज़ की, तो जो भी इन्वर्टर आप ले रहे हैं उसकी वोल्टेज पे निर्भर करता है कि कितनी बैटरीज आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। ऑप्टिमस 2300 और 2800 दोनों ही 24 वोल्ट्स के इन्वर्टर्स हैं, तो इनमें 2 बैटरीज आपको कनेक्ट करनी पड़ती हैं। वहीं अगर आप ऑप्टिमस 3800 लेते हैं तो उसमें 3 बैटरीज आपको कनेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि 36 वोल्ट का इन्वर्टर है। अगर कम VI रेटिंग का आप इन्वर्टर ले रहे हैं तो सिंगल बैटरी से ही आपका काम चल जाएगा। बैटरीज के साथ इनका एक वारंटी कार्ड भी आपको मिलता है, जिसको आपको डीलर से फिल करा लेना है बैटरी लेते समय। और साथ में 6 बैटरी वाटर लेवल इंडिकेटर्स भी आपको मिलते हैं, और 2 बोल्ट्स भी मिल जाते हैं जिनके ज़रिए टर्मिनल्स को आपको कनेक्ट करना है। ज़्यादा VI रेटिंग के इन्वर्टर में यही सलाह दी जाती है कि ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी आप लगाएं, ताकि आपको ज़्यादा बैकअप मिले। और बैटरी के साइज़ के हिसाब से जितना कम से कम आप लोड डालते हैं उतनी इनकी लाइफ भी बढ़ती है। अगर बैटरी को आपको फ्यूचर में रीलोकेट करना है तो बैटरी की जो कैप्स लगी आती हैं ऊपर, इनको संभाल के रख ले, और जब इंस्टॉल करें बैटरीज को तभी इनके वाटर लेवल इंडिकेटर्स कसें। बैटरीज खरीदने से पहले ही इनकी आउटर पैकेजिंग अच्छे से देख लें कि कोई भी थर्मोकोल्स डैमेज ना हो, नहीं तो इनकी जो लेड प्लेट्स होती हैं अंदर की तरफ से डैमेज होने का खतरा बना रहता है। और कई केसेस में तो जो इनकी आउटर केसिंग होती है इतने बुरे तरीके से भी क्रैक रहती है, जिससे एसिड लीक करता है। हल्का सा स्पार्क होना बिल्कुल नॉर्मल है, और इन्वर्टर पहली बार जब आप ऑन करते हैं तो बीप करता है। बैटरीज के साथ जो बोल्ट्स दिए गए हैं ये 13 mm के साइज़ के हैं, तो किसी भी 13 mm के सॉकेट या पानी की मदद से इनको कस लें। टाइट इनको संभल के ही करें, बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाएं इस पर, क्योंकि लेड के जो टर्मिनल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते हैं। बैटरीज के टर्मिनल्स पे वैसलीन या डाइलेक्ट्रिक ग्रीस भी लगा लें, ताकि वक्त के साथ इन पे हरे रंग का कोरोजन ना आए, उससे अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं बनता इन्वर्टर और बैटरीज के बीच में, और बैकअप में दिक्कत आती है। जो भी 24 वोल्ट के इन्वर्टर्स आप लेते हैं उनके साथ एक आपको बीच में कनेक्शन करने के लिए भी केबल मिलती है, जो एक पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरी बैटरी के नेगेटिव पे जाती है। एक ही बैटरी पे कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ मत कनेक्ट करना, बहुत ही बुरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बैटरी तो डैमेज हो ही जाएगी, बल्कि आग लगने का भी खतरा बनता है उससे। इन्वर्टर से एक पॉजिटिव मैंने इस वाली बैटरी के टर्मिनल पे लगा दिया है, और नेगेटिव इस वाली पे कनेक्ट कर दिया है। पीछे की जो बैटरी रखी है ये दरअसल मेरे पुराने वाला जो इन्वर्टर है उसके लिए है, तो उस वाली बैटरी के टर्मिनल्स पुराने वाले इन्वर्टर से कनेक्टेड है। काम पूरा होने पे बैटरीज के जो स्ट्रैप्स हैं इनको भी खोल लेंगे। इन्वर्टर की सेटिंग करने के लिए ऊपर और नीचे के बटन्स को एक साथ आपको होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद यूपीएस और इको मोड के बीच में आप स्विच कर सकते हैं एरो के ऊपर या नीचे के बटन को लॉन्ग प्रेस करके। दोनों ही मोड्स में फ़र्क ये होता है कि इनका जो स्विच ओवर टाइम होता है इन्वर्टर्स का, ये वेरिएशन कर देता है इस मोड से। अगर आप कोई भी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऐसी डिवाइसेस है जिनको बिल्कुल ही यूपीएस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए यूपीएस मोड आप इस्तेमाल करें। अगर आपका नॉर्मल घर का लोड है तो इको मोड पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इको मोड और यूपीएस मोड में ये भी फ़र्क रहता है, इनकेस आपके एरिया में वोल्टेज
काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी स्टेबल वोल्टेज मिले घर को, तब भी आप यूपीएस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं इको मोड के मुकाबले, क्योंकि इको मोड पे ये उतने जल्दी बैटरी की पावर पे स्विच ओवर नहीं करता नेसेसरीली। अगर थोड़ी बहुत वोल्टेज ऊपर नीचे होती है तो ये उसको जाने देता है, जैसी वोल्टेज पीछे से आ रही होती है वैसी ही ये सप्लाई करने की कोशिश करता है। और जो भी मोड आपने सेलेक्ट करा है उसे सेव करने के लिए एंटर के बटन को होल्ड करें। इसके बाद बैटरी टाइप की सेटिंग आप कर सकते हैं, यानी टॉल ट्यूबुलर बैटरी आपने लगाई है, सील्ड मेंटेनेंस फ्री या फ्लैट प्लेट वाली। मैं अपने केस में ट्यूबुलर सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद टर्बो मोड की सेटिंग आएगी, जिसमें 200 से लेकर 240 के बीच में आप वोल्टेज सेट कर सकते हैं 10 वोल्ट्स के डिफरेंस पे। अगर अच्छी वोल्टेज की परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो 240 पे सेटिंग को करें, और अगर मैक्सिमम बैटरी लाइफ चाहिए तो 200 पे ही रहने दें। इसके बाद बैटरी का चार्जिंग करंट आप सेट कर सकते हैं 8 एम्पियर से लेकर 21 एम्पियर्स के बीच में। बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए इसको मिनिमम पे रख सकते हैं, और अगर ज़्यादा जल्दी आप चाहते हैं बैटरीज आपकी चार्ज हो तब आप इसको 21 एम्पियर्स पे कर सकते हैं। बैटरी के साइज़ पे भी ये सेटिंग निर्भर करती है, तो अगर कोई छोटे साइज़ की बैटरी आप लगा रहे हैं तो इस वैल्यू को कम कर दें, और अगर बड़े साइज़ की बैटरी आप लगा रहे हैं तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। पावर बटन दबाने से ये पावर सप्लाई ऑन या ऑफ करता है। बाईपास के लिए तो खैर इन्वर्टर के बैक साइड पे एक अलग से बटन दिया हुआ है, और जैसे ही पावर बटन को दबा के आप पावर सप्लाई ऑन करते हैं वैसे ही ये स्क्रीन पे लोड की परसेंटेज भी दिखाता है जो फिलहाल इन्वर्टर हैंडल कर रहा है। इसका स्क्रीन पे इसका बैकअप भी आपको डिस्प्ले कर देता है, जो कि ये करंट लोड के हिसाब से कैलकुलेट करता है, और थोड़ा बहुत इसमें इनएक्यूरेसी हो सकती है। लुमिनस ऑप्टिमस सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है और इन्वर्टर्स के मुकाबले जो लुमिनस के आते हैं, क्योंकि ये एक स्मार्ट इन्वर्टर है। हाँ, मुझे पता है पिछले वीडियो में मैंने आपको मना करा था स्मार्ट इन्वर्टर खरीदने के लिए, क्योंकि लुमिनस की जो इससे पहले स्मार्ट इन्वर्टर्स की रेंज आ रही थी उसमें काफ़ी सारे इश्यूज बताए थे यूज़र्स ने, लेकिन आज के वक्त में इसमें किसी भी तरीके के कोई इश्यूज़ नहीं है। कोई बैटरी ओवर हीटिंग का चक्कर नहीं है या ओवर चार्जिंग का नहीं है। कई बार बैटरी ठीक होते हुए भी पुराने जो स्मार्ट इन्वर्टर्स थे वो कहते थे कि बैटरी में इशू है, कुछ है। इस तरीके की कोई भी चीज़ मैंने इसमें फ़िलहाल नोटिस नहीं करी है। बल्कि आज के वक्त में अगर आप इसको इको वोल्ट से कंपेयर करेंगे, जो इनका काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रहा था, और ये वही इको वोल्ट 1550 वाला मॉडल है जिसको हमने कुछ साल पहले ही एक रिव्यू में कवर करा था। आज भी ये बहुत ही रिलायबली काम कर रहा है। इसी तरीके से ये ऑप्टिमस भी मुझे लगता है अब काफ़ी अच्छे से काम करेगा, बल्कि ऐसी फंक्शनैलिटी भी आपको देता है जो इको वोल्ट अपने कम VA रेटिंग वाले इन्वर्टर्स में नहीं दे रहा। जैसे एक टर्बो मोड आपको इको वोल्ट 2300 में देखने को मिल जाएगा। वो बेसिकली क्या करता है कि नॉर्मली जो इन्वर्टर्स 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं वो 240 तक आपको सप्लाई करता है। तो आपके जो फैंस, अगर पहले जैसे होता था कि स्क्वायर वेव में तो घूं करके आवाज़ आती थी, लेकिन जो साइन वेव इन्वर्टर्स हैं इनमें हमिंग साउंड तो नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो वोल्टेज है थोड़ी सी कम रहती थी। घर की जो अप्लाइंसेस थी थोड़ा सा डिम हो जाती थी जब भी बिजली जाती थी। फैंस की जैसे स्पीड होती थी थोड़ी कम हो जाती थी। तो टर्बो मोड की वजह से इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। और कोई भी अगर आप ऑप्टिमस इन्वर्टर ले रहे हैं तो इसमें टर्बो मोड के साथ ही साथ 200 से लेकर 240 के बीच में आप कोई भी वोल्टेज रेंज सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं अपने इन्वर्टर से, और बिजली जाने पे बिल्कुल ये नहीं चाहते कि अप्लाइंसेस थोड़ी बहुत भी मंदी हो, कोई बिल्कुल पता भी नहीं चले। तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ये देता है। अब अगर इन दोनों ही इन्वर्टर्स के हार्मोनिक्स की बात करें तो साइन वेव इन्वर्टर्स हैं ये तो काफ़ी कम नॉइस लेवल इनमें आपको मिलता है। बल्कि अब तक के जितने भी इन्वर्टर्स या जनरेटर्स मैंने टेस्ट करे हैं उनमें सबसे कम टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इसी इन्वर्टर का मुझे मिला है, जो कि 3% है। वही अगर इको वोल्ट 1550 के टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की हम बात करें तो 5% से लेकर 6-7% तक ऑन एवरेज ऐसा रहता है। अब अलग बात है जिस तरीके की आप अप्लाइंसेस किसी इन्वर्टर से चलाते हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है इस वैल्यू पे। कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई होती है बहुत ही ज़्यादा नॉइस जनरेट करती है। इसी कारण से आप देखेंगे किसी भी इन्वर्टर पे जब आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो पूरे घर की लाइट्स में हल्की सी एक फ्लिकरिंग महसूस होती है। यही कारण है कंप्यूटर के लिए मैं एक अलग इन्वर्टर लगाना पसंद करता हूँ और घर के लोड्स के लिए एक अलग। अगर मेंस के पीछे से जो बिजली आ रही होती है उसको आप चेक करेंगे तो उसमें 2% का हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है। तो इन्वर्टर अगर इतना नज़दीक आ रहा है मेन सप्लाई के, मैं मानता हूँ बहुत ही इंप्रेसिव है, और किसी भी तरीके से आपकी किसी भी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कोई हार्म नहीं होगा इससे। और ये जो बैटरीज़ हैं इनका भी अपनी एक एफिशिएंसी रेटिंग होती है, इन्वर्टर्स की अलग अपनी एफिशिएंसी रेटिंग होती है। तो अगर आपका इन्वर्टर भले ही 80% या 90% की एफिशिएंसी आपको देता है, बैटरीज़ आपकी एट मोस्ट 60% ही एफिशिएंट होंगी अगर C20 रेट वाली आपने ख़रीदी है। C20 और C10 में क्या फ़र्क होता है? सोलर पैनल्स के लिए अगर आपने बैटरीज़ देखी होंगी तो वो C10 रेटिंग वाली आती हैं, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा हैवी प्लेट्स की होती हैं। तो उसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा ज़्यादा करंट उनसे निकाल सकते हैं। किसी बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट्स है और अगर वो 100 एम्पियर की है तो उसमें 1200
वाट्स की सी रेटिंग हो गई। तो अगर आप 120 वाट्स का लोड उस बैटरी पे डालते हैं, अगर वो C10 रेटिंग वाली बैटरी है तो 10 घंटे आराम से उस लोड को चलना चाहिए। और यही अगर आप C20 रेटिंग वाली बैटरी पे देखेंगे, थोड़े से आपको कम बैकअप मिलता है C10 के मुकाबले। यही कारण है कि सोलर पैनल्स के साथ हम C10 रेटिंग वाली बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें रोज़ आपकी बैटरीज चार्ज डिस्चार्ज होती है अच्छे से। वहीं अगर ओकेजनली आपके घर में पावर कट होता है, जैसे नॉर्मली हम बैटरीज इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर्स के लिए, तो इसमें C20 रेटिंग वाली ही हम यूज़ करते हैं। अब इस सेटअप में हमने 12 वोल्ट्स की 2 बैटरीज इस्तेमाल करी है। दोनों ही बैटरीज 180 एम्पियर की है और 12 वोल्ट की इनकी नॉमिनल वोल्टेज रहती है। तो टोटल थियोरेटिकल कैपेसिटी अगर हम इसकी देखें C20 रेटिंग के हिसाब से तो 4320 मिलनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे ज़्यादा आप अगर लोड डालते हैं तो इतनी कैपेसिटी आप बिल्कुल भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैटरीज की अपनी एफिशिएंसी होती है जैसे मैंने बताया। तो अगर इन्वर्टर आपका 1 किलोवाट ले रहा है चार्ज होने में, तो मुश्किल से आपको 600 वाट ही देगा। और एफिशिएंसी की बात करें, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होती है किसी इन्वर्टर की, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी इनकी बढ़ जाती है लोड के हिसाब से, क्योंकि घर के लोड की जो वोल्टेज होती है 220 होती है, तो 12 वोल्ट को स्टेप अप करने में किसी इन्वर्टर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है जो 12 वोल्ट के इन्वर्टर्स होते हैं, इनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी। और अगर एफिशिएंसी ज़्यादा भी होती है तब भी ये बैकअप कम देते हैं, घर का लोड अगर आप ज़्यादा डालते हैं उस केस में। तो इसीलिए कोशिश करें कि कम से कम 24 वोल्ट का अगर आप इन्वर्टर अफोर्ड कर सकते हैं, आपका बजट है तो वो लें, या अगर बहुत ही ज़्यादा आपका लोड है 36 वोल्ट्स की बैटरी का सेटअप बनाएं। इसमें ये कि 100 एम्पियर्स की एक बैटरी आप रख सकते हैं, छोटी छोटी कई बैटरी आप रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें इस बैटरी सिस्टम में, जैसे कई लोग क्या करते हैं, एक पुरानी बैटरी लगा दी एक नई लगा दी, वो बहुत ही गलत तरीका होता है। एक सी टाइप की बैटरीज आपको इस्तेमाल करनी है जितनी भी बैटरीज आपके सिस्टम में लग रही है, और एक ही कंडीशन की होनी चाहिए। अब इस सेटअप में 10 से 12 घंटे का बैकअप बहुत ही आराम से दे देगा। अगर घर का आपका टोटल लोड 300 वाट्स के आसपास है, थोड़ा बहुत इस पर वेरिएशन ज़रूर रहता है क्योंकि आपने कितने वोल्टेज सेट करी है, 200 से लेकर 240 के बीच में, जो टर्बो मोड हमने डिस्कस करा था उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और बल्ब वाला लोड है, रेसिस्टिव लोड है या कैपेसिटिव है, इस बात पे भी फ़र्क पड़ता है। बैटरीज की कंडीशन कैसी है, तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन रहता है इसमें। अब यही कारण है कि इंडिया में जो लुमिनस अपनी बैटरी सेल कर रहा है 180 और 200 एम्पियर की बैटरीज में, दोनों में कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, ना ही वजन में ना ही बैकअप में। इसीलिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड ना करते हुए मैंने 180 एम्पियर की ही तीनों बैटरीज ले ली अपने इन्वर्टर्स के लिए। और ट्यूबलर और फ्लैट प्लेट के बीच में ये फ़र्क रहता है कि अगर आपका काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड है और शॉर्ट टाइम के लिए ही आपको बैटरीज का यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए फ्लैट प्लेट की जो बैटरी होती है वो ज़्यादा सूटेबल होती है। यही कारण है कि सारे ऑटोमोटिव यूज़ में, चाहे ट्रक्स हो, SUVs हो, कार्स हो, मोटरसाइकिल्स हो, सब में फ्लैट प्लेट की बैटरीज ही इस्तेमाल करी जाती है, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करा जाता बैटरी को, जैसे कि एक घर में करा जाता है। अगर आपका लोड ऐसा है कि बहुत देर के लिए बिजली जा रही है और कम लोड है बैटरी के मुकाबले, तब आप टॉल ट्यूबलर बैटरीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय चलने के लिए बनी होती है। डीप डिस्चार्ज बैटरीज इनको कहा जाता है। दरअसल टॉल ट्यूबलर की टेक्नोलॉजी आई ही सबमरीन्स की बैटरीज से है, क्योंकि सबमरीन्स में टिपिकली आप देखेंगे जब वो सरफेस के नीचे जाती है बहुत देर तक वो बैटरी पे ही रहती हैं। बैटरी के मुकाबले लोड कम रखा जाता है ताकि आप डीपली इनको डिस्चार्ज कर पाए, और वही सेम टेक्निक इन्वर्टर्स में अब हम इस्तेमाल करते हैं अपने घर के लिए। तो जितना भी आपका लोड है, कोशिश करें बैटरीज का साइज़ सफिशेंट हो ताकि आपको ज़्यादा बैकअप मिले। और अगर आप बैटरीज का साइज़ बड़ा रखते हुए लोड कम डालते हैं तो इनकी लाइफ बढ़ती है। कंपनी ने भले ही इस पर 48 महीने की आपको वारंटी दी है, आधी इसमें प्रो रेटा होती है, आधी रिप्लेसमेंट होती है, ऐसे वेरिएशन रहता है अलग अलग, लेकिन आप यही चाहेंगे कि जितना लंबा समय चल सके बैटरी उतनी चले। और यही कारण है कि चार्जिंग की वोल्टेज भी आप इसमें कम से कम रखें। लुमिनस के ऑप्टिमस इन्वर्टर्स में ये बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा कि चार्जिंग का जो करंट है आप वेरिएशन कर सकते हैं। इको वोल्ट 1550 में जब मैंने लिया था उस वक्त ये फीचर इसमें भी आता था। एक स्विच को हम आगे पीछे स्लाइड कर देते थे तो चार्जिंग एम्पियर्स को कम ज़्यादा कर देता था, लेकिन आज के जो इको वोल्ट के इन्वर्टर्स हैं उनमें ये फंक्शनलिटी आपको नहीं मिल रही, जिसके वजह से ऑप्टिमस इन्वर्टर बेहतर है चार्जिंग का एम्पियर्स सेट करने के लिए। और जितना कम आप एम्पियर्स सेट करते हैं अपनी बैटरी पे, उतनी ज़्यादा बैटरी की लाइफ बढ़ती है, क्योंकि अननेसेसरी हीटिंग नहीं होती। तो उन एरियाज़ में जहाँ पर बिजली रेयरली जाती है और चार्जिंग का आपको एम्पल टाइम मिल जाता है, तो वहाँ पर आप चार्जिंग करंट को कम रखें। तो इससे बैटरीज भले ही लंबा समय ले चार्ज होने में, इनकी लाइफ बढ़ेगी आपके, बल्कि बिजली की सेविंग भी इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना जल्दी आप बैटरीज को चार्ज करते हैं उतना ज़्यादा ये करंट वेस्ट करती है, एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है। तो स्लोली चार्ज करते हैं, स्लोली डिस्चार्ज करते हैं, इससे आपके बचत होती है बिजली में। अगर आपके एरिया में बहुत ही कम टाइम के लिए बिजली आती है तब तो मजबूरन आपको चार्जिंग करंट को मैक्सिमम रखना पड़ेगा ताकि 10 घंटे के अंदर आपकी बैटरीज फुली चार्ज हो जाए। और यही कारण है कि जो लो एम्पियर जब आप सेट करेंगे बैटरीज का चार्ज
चार्जिंग के लिए 24 घंटे तक भी लग सकते हैं इनको फुली चार्ज होने में। हर इन्वर्टर जब बैटरी को फुली चार्ज कर देता है उसके बाद भी थोड़ा सा अमाउंट लेता है करंट का, इसको आइडल पावर कंजम्पशन कहते हैं। और यही पावर कंजम्पशन ऑप्टिमस 2300 के केस में 50 वाट्स के करीब आती है, क्योंकि इसमें 2 बैटरीज लगी हुई हैं। कोई भी सिंगल बैटरी का अगर आपके पास इन्वर्टर है तो 25 वाट्स के आसपास उसकी आइडल पावर कंजम्पशन रहेगी, और 3 बैटरीज अगर किसी इन्वर्टर में है तो 70 वाट्स के आसपास इन्वर्टर बैटरीज को फुली चार्ज रखने में लेता है। अब जो भी इन्वर्टर्स हैं ये स्टेबलाइज नहीं करते वोल्टेज इन द सेंस कि इनके जो ट्रांसफार्मर्स इनके अंदर होते हैं वो इस तरीके से सर्किटरी डिज़ाइन नहीं करी जाती जिससे वोल्टेज को बूस्ट कर पाए या बक कर पाए, जैसे कि स्टेबलाइजर्स करते हैं। इसी कारण से अगर आपके पास कोई मेन लाइन स्टेबलाइजर है इन्वर्टर से पहले तो उसका अलग फंक्शन है, इन्वर्टर का अलग फंक्शन है। ये केवल बैटरी के पावर से आपको टेम्परेली वोल्टेज देते हैं, और अगर आपके एरिया में बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन आती है तब आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसका जो यूपीएस मोड है उसी के ज़रिए आप अपने घर के डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होती भी है आपके यहाँ पर तो उस वक्त ये बैटरी से आपको पावर दे देगा। अगर आप इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के लिए, चाहे आप इको वोल्ट लें चाहे ऑप्टिमस लें, दोनों में ही कोई स्विच ओवर की दिक्कत नहीं आती, यानी आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं करता है। कई लोगों को शिकायत रहती है कि जो उनके कंप्यूटर्स हैं इन्वर्टर्स पे रीस्टार्ट करते हैं, तो अपने इन्वर्टर को आप यूपीएस मोड पे इस्तेमाल करें, और जो आपका कंप्यूटर है उसकी पावर सप्लाई किसी अच्छे ब्रांड की इस्तेमाल करें, जैसे कॉर्सर की मैं पर्सनली इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें स्विच ओवर टाइम की दिक्कत नहीं आती, और ज़्यादा वाट्स की अगर आप पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, जैसे 1000 वाट की आपने PSU इस्तेमाल करा है, तो उस पर अगर आप कम लोड डालते हैं, 500-600 वाट्स का लोड डालते हैं, तो उसका जो होल्ड अप टाइम है ये बढ़ जाता है। फुल कैपेसिटी पे होल्ड अप टाइम मेजर करा जाता है किसी भी PSU का। यही कारण है कई बार जब हैवी लोड पे होता है इन्वर्टर, आपके कंप्यूटर पे भी जब मैक्सिमम लोड होता है तब स्विच ओवर की दिक्कत आती है, कंप्यूटर रीस्टार्ट करता है। तो इसमें यह है कि आपके इन्वर्टर पे आप कम लोड डाल सकते हैं, बड़े कैपेसिटी का इन्वर्टर ले सकते हैं जिससे इसका स्विच ओवर टाइम इंप्रूव हो जाए। अगर आपकी पावर रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है, एक इन्वर्टर आपके लिए ज़रूरी नहीं सफिशिएंट हो, तो अपना लोड डिवाइड कर सकते हैं। यही मैंने करा है, घर के लिए ऑप्टिमस इन्वर्टर लगा दिया है और अपने कंप्यूटर के लिए मैंने इको वोल्ट ही रखा हुआ है। बाकी एज यूजुअल आपको पता ही है कि कोई भी इन्वर्टर्स और बैटरीज आप लगा रहे हैं इनको वेल वेंटिलेटेड जगह पे लगाते हैं, और ओपन में भी लगाएं तो सनलाइट से अवॉइड करें। बैटरीज को गर्मी पसंद नहीं होती, तो जितनी ठंडी जगह शेड में आप लगाएंगे और वेंटिलेशन प्रॉपर रखेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। अब वेंटिलेशन इसलिए इनके लिए करना पड़ता है क्योंकि जब आप चार्ज करते हैं इन बैटरीज को, इनमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, और थोड़ा सा भी हाइड्रोजन गैस का अगर बिल्डअप होता है किसी जगह पे वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, एकदम से आग लगने का खतरा बना रहता है। छोटी सी भी चिंगारी अगर होती है आसपास तो ये बैटरीज फटने का जो डर होता है ये इसी कारण से बनता है। अब बैटरीज़ के मामले में एक लापरवाही मैंने लोगों को ये करते हुए देखा है कि कोई भी सस्ते से सस्ता डिस्टिल वाटर आता है मार्केट में, उसी को वो लेकर डाल देते हैं। इनका एक्चुअली TDS आपको चेक करना चाहिए। जो भी आप डिस्टिल वाटर खरीद रहे हैं उसका TDS कम से कम होना चाहिए, 4-5 है, 10 से कम है जैसे ppm में, तो ये अच्छा रहता है। वहीं अगर आप अपने घर का नल का पानी बैटरीज में डाल रहे हैं तो इससे बहुत ही जल्दी बैटरी की लाइफ घटती है। ऑनलाइन भी अब डिस्टिल वाटर मिल जाता है, और जो डिस्टिल वाटर मैं अपनी बैटरीज के लिए इस्तेमाल करता हूँ उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा खरीदने के लिए। लुमिनस की सर्विस क्वालिटी की बात करें तो सारे ही ब्रांड्स का इंडिया में तकरीबन एक सा ही हाल है। एक बार आप प्रोडक्ट ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रॉम्प्ट सर्विस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी भी ब्रांड से, और जनरली जिससे आप इन्वर्टर ले रहे हैं वही शॉप आपको शुरू की इंस्टॉलेशन के लिए हेल्प करती है। यही कारण है कि ऑनलाइन कई बार लोग जो प्रोडक्ट ले लेते हैं फिर वह इंस्टॉलेशन में इश्यूज फेस करते हैं। ये ड्रामेबाजी सिर्फ इंडिया में ही चलती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है, चाहे ऑनलाइन बेचे चाहे किसी शॉप से बेचे, अल्टीमेटली इंस्टॉल तो उसी को करना है। उन्हीं की तरफ से टेक्नीशियन आते हैं इंस्टॉल करने, लेकिन कई बार इसमें ढील मिल सकती है। आपको डिपेंड करता है कि कौन से शहर में रहते हैं आप। अब लुमिनस का अगर हम और ब्रांड से कंपैरिजन करें, जैसे माइक्रोटेक हो गया या एमरॉन हो गया और लिवगार्ड हो गया, माइक्रोटेक के इन्वर्टर में फ़िलहाल इतना ज़्यादा डिजिटल आपको डिस्प्ले नहीं मिल रहा है। काफ़ी बेसिक तरीके से स्विचिंग करते हैं वो। जैसे अगर आपने बैक साइड देखी हो माइक्रोटेक के इन्वर्टर पे, एक एक स्विच आपको मैनुअल मिलेगा। इस तरीके से स्मार्ट डिस्प्ले उनमें नहीं मिल रहा है जो एटलीस्ट नॉर्मल इन्वर्टर्स आ रहे हैं। ऑनलाइन इन्वर्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो खैर फुली डिजिटल माइक्रोटेक आपको दे देता है। एमरॉन की अगर हम बात करें तो कार बैटरीज़ के मामले में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, लेकिन इन्वर्टर्स के मामले में अभी भी लुमिनस बेटर है एमरॉन से, क्योंकि भले ही परफॉर्मेंस के मामले में दोनों बैटरी सेम हो, वारंटी क्लेम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है एमरॉन के केस में। और बहुत ही कम डीलर्स मैंने देखा कि एमरॉन की बैटरी स्टॉक करना चाहते हैं। ऐसी इनकी बैटरीज की बहुत सारी रेंजेस हैं जो सिंपली मार्केट में देखने को ही नहीं मिलती, जबकि इनकी बैटरीज की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है।
वहीं अगर एक्साइड की बात करें तो ये ऐसा ब्रांड है जिसको मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्साइड की बैटरी बहुत लंबी नहीं चली। अगर लिवफास्ट की बात करें तो दरअसल लुमिनस के जो फाउंडर है उन्हीं की ये कंपनी है, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले इस कंपनी को पहले श्नाइडर को बेच दिया था, उसके बाद श्नाइडर ने अब RR कैबल को ये बेच दिया है। तो 2 बार लुमिनस को बेचा जा चुका है। लेकिन दिक्कत यह है, ये सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ठीक से लिस्ट नहीं करती हैं ऑनलाइन। अगर आप देखें, सिर्फ माइक्रोटेक ही ऐसा ब्रांड है जो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस आपको देता है। इन्वर्टर के मॉडल में ऊपर की तरफ ही इसकी कैटलॉग और यूज़र मैनुअल डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलता है, और इसमें माइक्रोटेक के जो भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनकी केवी रेटिंग हो गई, वोल्टेज हो गई, और साथ में एफिशिएंसी भी इन्होंने लिस्ट कर रखी है। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, माइक्रोटेक के जो इन्वर्टर्स हैं इनमें ट्रांसफ़र टाइम बहुत ही कम है, केवल 10 मिलीसेकंड्स का। बल्कि और भी जो इन्वर्टर के ब्रांड्स हैं उनको माइक्रोटेक से सीखना चाहिए कि किस तरीके से प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट्स के बारे में स्पेसिफिकेशंस दी जाती है। अब इसकी अगर कमियों पे हम आए, सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है आजकल कंपनीज़ की कि किसी भी तरह का यूज़र मैनुअल अपने प्रोडक्ट के साथ नहीं देती प्रिंटेड फॉर्म में। इसका खैर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं यूज़र्स मैनुअल को। जो भी इन्वर्टर आप खरीदते हैं उसके ऊपर एक QR कोड देखने को आपको मिल जाएगा कोने में, उसको स्कैन करके अपने मोबाइल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटी सी कमी ऑप्टिमस इन्वर्टर्स की लोगों ने बताई है कि इसका जो डिस्प्ले है कुछ समय बाद फेड हो जाता है। शुरू के कुछ साल तक डिस्प्ले की अच्छी ब्राइटनेस रहती है, लेकिन थोड़ा सा जैसे ज़्यादा पुराना होने लगता है इन्वर्टर, तब जाके जो इसका डिस्प्ले है थोड़ा बहुत फेडेड आपको लग सकता है, विजिबिलिटी की दिक्कत आ सकती है अगर आपने इसको बाहर रखा हुआ और ब्राइट सनलाइट में आप इसका डिस्प्ले देखना चाह रहे हैं। और अगर सबसे बड़ी कमी की बात करें इस इन्वर्टर में, तो टेक्निकली इस इन्वर्टर में कोई भी बड़ी कमी नहीं है, लेकिन इसकी जो शिपिंग और हैंडलिंग है वो बहुत ही पुअर है। कंपनीज़ की तरफ से ज़्यादातर जो इतने हैवी इन्वर्टर्स आ रहे हैं ये सब नीचे से डेंटेड होते हैं। पहली बार जब मैं लेने गया था शॉप पे तो लुमिनस ऑप्टिमस 2800 लेना चाह रहा था मैं, और उसी के लिए मैंने ऑर्डर दिया। उसको मैं घर लेके आ गया, फिर मुझे पता चला वो नीचे से डेंटेड था। शॉप पे मैंने चेक तो करा था लेकिन ऊपर से देखा, फिर उसको मैं वापस लेके गया शॉप पे, उसको मैंने दिखाया कि भाई ये नीचे से डेंटेड है। क्योंकि किसी भी शॉप पे आपने एक बार पैसे देके सामान ले लिया होता है तो तब बहुत ही टफ पड़ता है, लेकिन किसी तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन करा और उसके बाकी इन्वर्टर्स भी चेक करे उसने, उनमें भी नीचे डेंट था जो भी हैवी इन्वर्टर्स थे। यही कारण है कि मुझे लुमिनस ऑप्टिमस 2800 नहीं बल्कि 2300 लेना पड़ा। मैं ज़्यादा कैपेसिटी का लेना चाह रहा था। लकीली ये वाला इन्वर्टर नीचे से फिर भी ठीक है, बहुत थोड़ा सा स्लाइटली बाहर निकला हुआ है। तो जो भी आप इन्वर्टर ले रहे हो नीचे से खास तौर से निकलवा के देखना, चाहे आप शॉप पे लो चाहे ऑनलाइन लो। ऑनलाइन तो फिर भी आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो कोई भी फिजिकली डैमेज होता है प्रोडक्ट, आप प्रॉपर्ली उसकी वीडियो बनाओ, फोटोज़ लो, ताकि आपके पास प्रूफ हो। और इनकी जो पैकिंग है वो सफिशिएंट नहीं है। प्रॉब्लम दुकान वाले को भी आती है, क्योंकि जो इन्वर्टर्स हैं कंपनीज़ की तरफ से आते हैं और अगर डेंटेड होता है नीचे से, तब फिर दुकान वाले से कंपनीज़ वापस नहीं लेती हैं इन्वर्टर्स। और ये प्रूव कर पाना कि इन्वर्टर पैकेजिंग में ही डैमेज हुआ था, एक जितना मुश्किल कस्टमर के लिए है उतना ही मुश्किल एक दुकान वाले के लिए भी है। इसकी जो शीट मेटल इस्तेमाल करी है थोड़ी सी और हैवी करी जा सकती थी, और नीचे इसकी बहुत ही बुरी वेल्डिंग करी गई है। ये जो एंगल्स इसके नीचे लगाई हैं ठीक से वेल्डेड नहीं है। यही कारण है कि थोड़ा बहुत आप इसे हैंडल करते हैं पैकेजिंग में रफली तो ये नीचे से बाहर निकल आता है, क्योंकि इसका ट्रांसफार्मर बहुत ही हैवी है। 22 किलो के करीब का इसका वज़न है, अच्छा खासा वेट है। इसको उठाने में रखने में काफ़ी ज़्यादा सावधानी आपको करनी पड़ती है। इससे ज़्यादा कैपेसिटी का भी आप इन्वर्टर लेते हैं जब, तो उसका और वेट ऐड होता जाता है जितना बड़ा आप लेते हैं। 30 किलो तक भी, 40 किलो तक भी इन्वर्टर्स मैंने आते हुए देखे हैं। अब अगर जनरेटर्स और इन्वर्टर्स के बीच में हम कंपेयर करें, अगर कॉस्ट के हिसाब से देखें, पर्यावरण के हिसाब से देखें, तो जनरेटर उतना बुरा नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत से केसेस में ऐसा है कि जनरेटर बल्कि बेहतर है। आपके उसमें पैसे बच सकते हैं अगर आप इनिशियल कॉस्ट को इग्नोर करें, क्योंकि इसमें भी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। इतने में आप एक अच्छा जनरेटर भी ले सकते हैं। वो अलग बात है, जनरेटर के लिए बहुत से नॉर्म्स बन गए हैं हमारे देश में। NCR रीजन में आपको पता है कि डीजल जनरेटर सिंपली आप लगा ही नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। सरकार ही उठा के ले जाती है, पॉल्यूशन क्योंकि करते हैं डीजल जनरेटर्स। वहीं अगर आप पेट्रोल जनरेटर भी खरीद लेते हैं अच्छा खासा पैसा लगा के, तो दिक्कत आएगी आपको फ्यूल खरीदने में। कोई भी पेट्रोल पंप आपको एक कैनिस्टर में पेट्रोल नहीं देगा। यही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरे पास भी होंडा का एक पेट्रोल जनरेटर है और उसके लिए पेट्रोल खरीदना सिंपली इम्पॉसिबल है। पेट्रोल पंप्स बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं। अब ग्लोबली तो खैर हर जगह इजीली पेट्रोल मिल ही जाता है जेरिकन्स में, लेकिन हमारे इंडिया में एक छोटी से छोटी चीज़ में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है। बल्कि इसके बारे में CP ग्राम्स पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को भी कंप्लेंट करी थी, लेकिन इनका डिसीजन यही है कि किसी भी जेरिकन में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा किसी भी पेट्रोल पंप से। तो चाहे आपके पास कोई भी पेट्रोल का जनरेटर हो, 100-200 किलो का वजन का भी क्यों ना हो, आपको उसको पेट्रोल पंप पे लेके आना पड़ेगा, तभी उसमें पेट्रोल वो रिफिल करेंगे। होंडा पावर को भी इस दिक्कत के बारे में मैंने ईमेल करा था, लेकिन वो भी बेचारे क्या करेंगे इतनी पावरफुल लॉबी के सामने।
कहानी क्या है, बहुत से पेट्रोल पंप्स आज भी इंडिया में पूरा पेट्रोल नहीं देते, उनकी मशीन्स में थोड़ी सी कमी रहती है, जिसके कारण जितना पेट्रोल उनको डिस्पेंस करना चाहिए उतना वो नहीं करते। खैर गलती से भी ज़्यादा पेट्रोल तो किसी पेट्रोल पंप से निकलता हो मैंने नहीं देखा, हो सकता है इस कमी को छुपाने के लिए ही जेरी कैंस में पेट्रोल ना देना चाहते हो ये। खैर डीजल तो आराम से मिल जाता है, लेकिन सिंपली डीजल जनरेटर कहीं रख के आप चला नहीं सकते पॉल्यूशन के नॉर्म्स की वजह से। एफिशिएंसी के मामले में डीजल जनरेटर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं पेट्रोल जनरेटर से भी ज़्यादा। इसी का मुकाबला अगर इन्वर्टर्स से करें तो एफिशिएंसी के मामले तो खैर थोड़ा बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए इनकी जो लेड की बैटरीज होती हैं बहुत ही घातक होती हैं। इनको बनाने और रिसाइकिल करने में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जो खैर दिखाई नहीं देता जहाँ पर आप इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जनरेटर में अच्छी बात ये रहती है कि जितना चलेगा उतना ही खर्चा आएगा। शुरू में तो ठीक है आपने लेके लगा दिया, उसके बाद उसका फ्यूल उतना ही खर्च होगा जितना आप उसे चलाएंगे। अब इन्वर्टर्स और बैटरीज की कीमतों की बात करें तो ऑप्टिमस 2300 आपको 12,000 रुपये के आसपास मिल जाना चाहिए, ऑप्टिमस 2800 14,500 के आसपास, और ऑप्टिमस 3800 जो इनका वेरिएंट आता है 3 बैटरी वाला 36 वोल्ट्स में, वो आपको 17,000 रुपये के आसपास मिल जाना चाहिए। बैटरीज की अगर कीमतों की बात करें 180 एम्पेयर की बैटरी पर्सनली मैंने 14,500 की खरीदी है। बैटरीज़ के जो रेट्स है इनके ब्रांड, मॉडल और एम्पेयर रेटिंग के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो परचेज़ करने से पहले अच्छे से कंफर्म कर लें इनके प्राइसेस को। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है इन्वर्टर से जुड़े हुए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।